दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीज़न बीइंग यूपीएससी में कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, जैसा कि मैंने आपको पहले स्ट्रैटेजी वाले वीडियोज़ में बताया था, इकोनॉमिक्स के स्ट्रैटेजी वाले वीडियोज़ में, कि डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, आपका बैंकिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं, अलग अलग तरीके के बैंक्स के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स है टू बी प्रिसाइज, जहाँ से यूपीएससी हर समय क्वेश्चन पूछते रहता है। तो इसीलिए आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्किप नहीं कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेसिकली। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो एक साल के अंदर में एक देश जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया एक साल के अंदर में बहुत सारा इंपोर्ट किया होगा, बहुत सारा एक्सपोर्ट किया होगा, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए होंगे दूसरे देशों के साथ में। तो वो जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक साल के अंदर में इंडिया ने किया है, वो सारे ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड होता है दैट इज नॉन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अल्टीमेटली साल के एंड में एक प्रॉपर बढ़िया तरीके से बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें कितना खर्चा हुआ, कितने एक्सपेंडिचर हुए, कितने रेवेन्यूज हुए, प्रॉपर तरीके से उसमें ऐड ऑन करके एक नेट रिजल्ट निकलता है। या तो वो डेफिसिट में निकलेगा या तो वो सरप्लस में निकलेगा। अगर वो रिजल्ट सरप्लस में निकल रहा है तो इसका मतलब अच्छी अच्छी बात है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था, हमने इंपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट हमने ज़्यादा किया। बट अगर वो बैलेंस आपका नेगेटिव में निकल रहा है, इसका मतलब हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली वही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बेसिकली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। ये बेसिकली इंडिकेट करता है वेदर कंट्री हैज अ सरप्लस या फिर डेफिसिट ऑन ट्रेड, ठीक है। व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट तो ट्रेड सरप्लस होगा, और जब इंपोर्ट एक्सीड करेगा एक्सपोर्ट को तो ट्रेड डेफिसिट होगा। ये नॉर्मल है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन कौन करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेंटेन बाय आरबीआई ऑफ ईच कंट्री। हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करता है, और वो किसके हिसाब से मेंटेन करता है? एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। आईएमएफ के कुछ कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से बेसिकली हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करता है, ये बात पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं चाइना का बात करूँ तो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो वो मेंटेन करेगा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को। अगर मैं अमेरिका का बात करूँ तो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व, तो फेडरल रिजर्व जो है वो बेसिकली मेंटेन करेगा, ठीक है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करेगा। तो आईएमएफ का बेसिकली वन ऑफ द फंक्शन क्या है, ये आपको पता ही है, ये तो मैंने सारे वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में बताया कि आईएमएफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कि बेसिकली प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। मतलब कंट्रीज को बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है, जो भी कंट्री डेफिसिट फेस करे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उसको बेसिकली मेंटेन करने के लिए। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिकली दो कंपोनेंट्स है, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। कोई भी आप देखते हैं एक नॉर्मल इंसान भी अगर बिजनेस चलाता है तो उसका कैपिटल का बैलेंस अलग होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग होता है। तो इंडिया के टर्म्स में भी देखा जाए तो इंडिया का भी एक करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उस सेंस में आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में एग्जाम में देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट से यूपीएससी ये पूछता है बेसिकली कि आपको कुछ कुछ चीज़ें दे देगा। जैसे यूपीएससी पूछ लेगा रेमिटेंसेस किसके अंदर में आएंगे, ठीक है, गुड्स किसके अंदर में आता है, विजिबल्स किसके अंदर में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किसके अंदर में आता है, डोनेशन किसके अंदर में आएगा, गिफ्ट किसके अंदर में आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली एग्जाम में। तो आपको ये पता होना चाहिए करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है और वो किसके हेडिंग में आती है, और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है। ये आपका कॉन्सेप्ट, इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए करंट अकाउंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है विजिबल्स और एक होता है इनविजिबल्स। तो विजिबल्स जो होता है नाम से ही पता चला है, जिसे आप देख सकते हैं, काइंड ऑफ ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो विजिबल्स के अंदर में गुड्स आता है, ठीक है। जैसे गुड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, अगर मैं प्रॉपर तरीके से देखूँ तो आपका क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, आपके कार्स हो गए, ये सब जितनी भी चीज़ें, क्रूड ऑयल, कार्स, ये सब सब कुछ आपका विजिबल्स के अंदर में आता है। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड एक टर्म है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो मैंने आपको बताया अभी कि करंट अकाउंट विजिबल्स में हो और इनविजिबल्स में बाइफरकेटेड है। तो जो विजिबल्स है उसके अंदर गुड्स आता है, ये जो गुड्स है ना इसे ही हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। मतलब बैलेंस ऑफ विजिबल्स का दूसरा नाम है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वही है कि नेट डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, कि आपने कितना इंपोर्ट किया, आपने कितना एक्सपोर्ट किया, उसका जो नेट डिफरेंस होगा दैट इज आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड में बस गुड्स आता है, बात ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में बस गुड्स आता है, इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफरेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में बस गुड्स आता है, उसमें सर्विसेज नहीं आते, बस ध्यान ध्यान रखने की चीज़ है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का दूसरा नाम इज बैलेंस ऑफ विजिबल्स, ठीक है।
अब मैं बात करूँ आपका इनविजिबल का, तो इनविजिबल के अंदर तीन चीज़ें आती है, एक होता है आपका सर्विसेज, दूसरा होता है आपका इनकम, तीसरा होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। तो मैंने एक ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं, जिसका ट्रिक का नाम है सिट, SIT, बैठ जाओ, ठीक है, मतलब सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स। तो सर्विसेज के अंदर में क्या आएगा, सर्विसेज के अंदर में बेसिकली इनविजिबल से है, नॉर्मल सा बात है, कोई इंसान सर्विस दे रहा है तो उससे तो आप इनविजिबल नहीं रखेंगे, विजिबल तो नहीं है कि आप टच करके महसूस कर पा रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो सर्विसेज के अंदर में आता है आपका फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। क्या होता है अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले कि इनकम में क्या क्या चीज़ें आती है। तो मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया, आपका बिजनेस है, आपने उससे कुछ प्रॉफिट कमाया, तो वो आपका प्रॉफिट के अंदर में चला जाएगा। डिविडेंड्स क्या होता है कि बेसिकली ये मैं गवर्नमेंट के सेंस पे बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसे गवर्नमेंट के सेंस में समझिएगा कि गवर्नमेंट ने कुछ इनकम किया, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ कहीं पे पैसा लगा के रखा था, कुछ भी था जिससे प्रॉफिट आ रही है, तो वो आपका इनकम का पार्ट है। डिविडेंड मतलब गवर्नमेंट ने मान लीजिए कुछ शेयर्स वेयर्स खरीद करके रखा होगा, ठीक है, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन किए होंगे, तो हर एक कंपनी कुछ कुछ डिविडेंड्स पे करती है अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे कि इंडियन ऑयल बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है, गवर्नमेंट कंपनियां जितनी भी होती है अच्छे जो परफॉर्म कर रही होती है कंपनियां, वो जनरली डिविडेंड दे देती है। जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है 2-3-4 मंथ में आप देखेंगे कि एक बार कुछ ना कुछ, आप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू गाइस हैव परचेज, तो उसके बेसिस पे बेसिकली डिविडेंड प्रोवाइड करती है कंपनियां। तो वो डिविडेंड जो होता है वो एक तरीका का इनकम ही हो गया, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है फ्री फंड का, आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलते रहता है, ठीक है, तो वो इनकम का पार्ट हो जाता है। इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली आपका, मान लीजिए आपने कुछ प्रॉपर्टी अपना कहीं पे दिया होगा, कुछ प्रॉपर्टी से आप अगर आपको कुछ इंटरेस्ट ये सब मिल रहा है, तो वो भी आपका इनकम का पार्ट होगा, तो ये बात पता होना चाहिए। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली होता है कि आप कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर, आपने यहाँ पे ना ही कुछ गुड्स बेचा है, ना ही आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया है, बट स्टिल वन वे ट्रांजेक्शन होता है, ये यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, कि आपने ना ही कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया है, ना ही आपने कुछ गुड्स बेचा है, बट स्टिल आपको पैसे मिल रहे हैं या फिर आपने पैसा दिया होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है। ये वन टाइम ट्रांसफर होता है, पता होना चाहिए कि ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं वो यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं, ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, रेमिटेंसेस क्या होता है, रेमिटेंसेस का बेसिकली मतलब होता है कि मान लीजिए आप विदेश में काम कर रहे हैं, तो विदेश से आप इंडिया पैसा भेजेंगे ना अपने घर वालों के लिए, तो जो पैसा आप भेजते हैं दैट इज नॉट एज रेमिटेंसेस। सेम चीज़ जो यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं, मान लीजिए ये जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो विदेश से आए यहाँ पे, अगर वो यहाँ से पैसा अपने देश में भेज रहे तो वो भी रेमिटेंसेस कहलाएगा। तो अल्टीमेटली उसका प्लस माइनस करने के बाद में जो नेट बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर में, रेमिटेंसेस के अंदर में बेसिकली शो करते हैं। फिर डोनेशन हो गया, ग्रांट्स हो गया, गिफ्ट्स हो गया, ठीक है, आपने किसी को कुछ गिफ्ट दिया, ये सब वन टाइम आप दे रहे हैं ना। आप जब सामने वाले को गिफ्ट देते हैं तो आप उससे थोड़ी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी मुझे गिफ्ट दे, आपने उसे गिफ्ट दिया है तो आप थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मुझे गिफ्ट दे, वरना तो फिर वो यूनिलेटरल ट्रांसफर कैसे हुआ। तो ट्रांसफर पेमेंट पता है आपको, इनकम देख लिया हमने, ट्रांसफर पेमेंट हमने देख लिया, ठीक है। इनकम क्या होता है, प्रॉफिट, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट आता है। ट्रांसफर पेमेंट्स में यूनिलेटरल ट्रांसफर, रेमिटेंसेस, डोनेशन, गिफ्ट्स और ग्रांट्स ये सब आते हैं। अब सर्विसेज के बारे में हम लोग देखेंगे बेसिकली फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम के बारे में। तो सर्विसेज में फैक्टर इनकम होता ही है दोस्तों। तो फैक्टर इनकम का बेसिकली मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने इकोनॉमी का सबसे पहला चैप्टर ही पढ़ा होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल ये सबसे अगर आप बेसिकली कुछ अर्निंग ये सब डिराइव कर पाते हैं तो वो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है, ठीक है, और इसे हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। नॉन फैक्टर इनकम क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया, जैसे शिपिंग, ठीक है, आपने शिपिंग का कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया, बैंकिंग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे देखिए टूरिज्म का कुछ सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कुछ सर्विसेज है, शिपिंग, बैंकिंग, ये सब नॉन फैक्टर इनकम के अंदर आते हैं। और फैक्टर इनकम के अंदर क्या क्या आता है, फैक्टर इनकम के अंदर में आपका लेबर, लैंड, कैपिटल, ये सब फैक्टर इनकम के अंदर में आता है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, फॉर फ्री, ठीक है, मतलब विदाउट सप्लाइंग एनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप ना ही कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, ना ही कोई सर्विसेज दे रहे हैं, स्टिल मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफर हो रहा होता है ट्रांसफर पेमेंट के केस में, ठीक है। तो इसके साथ में हमने करंट अकाउंट देख लिया। अब हम लोग बेसिकली डील करेंगे कैपिटल अकाउंट के साथ में। तो करंट अकाउंट का मैंने आपको क्या बताया था, विजिबल के अंदर गुड्स आता है, इनविजिबल के अंदर मैंने आपको ट्रिक बताया था, उसका नाम था सिट, SIT, मतलब सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स। कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें आती है, ठीक है, ILB करके इसे आप याद रख सकते हैं, ILB, इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंकिंग कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, मतलब बेसिकली यू गाइस आर क्रिएटिंग सम कैपिटल, ठीक है, आप बेसिकली कुछ कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, तो कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDIs आ गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आ गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये सब जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं अल्टीमेटली वहां से कुछ पैसा ही आया हमारे पास में, तो ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा। लोन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो लोन में क्या हो गया, सोवरिन लोन्स, ठीक है। मान लीजिए
गवर्नमेंट ने कुछ लोन लिया तो उसे सोवरिन लोन कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स मतलब मान लीजिए कि कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे टाटा बिरला ये सब, अगर कोई लोन लेते हैं बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर रहे होते हैं बाहर के देशों से, तो वो बेसिकली आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। मसाला बॉन्ड जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो लॉन्च करता है। तो मसाला बॉन्ड को भी हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की कैटेगरी में रखा हुआ है, ये बात पता होना चाहिए आपको। ये मैंने वर्ल्ड बैंक वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि मसाला बॉन्ड इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म डेप्थ, लॉन्ग टर्म डेप्थ, ये सब आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी डायरेक्टली यही पूछेगा कि सोवरिन लोन जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट है कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट पूछ लेगा, एफडीआई एफपीआई जो होते हैं वो करंट अकाउंट में आएगा कि कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो ये बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बैंकिंग कैपिटल हो गया, एनआरआई अकाउंट हो गया, नरेगा हो गया आपका, एफसी एनआर अकाउंट, ये सब जितने भी एनआरओ अकाउंट जो खुलता है, ये सब जितने भी मतलब एनआरआई ये सब अकाउंट अगर इंडिया में खोलते हैं तो नॉर्मल सा बात है, उनका वहाँ से पैसा यहाँ पे आएगा, तो इन्वेस्टमेंट ही एक तरीका का, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि देखिए करंट अकाउंट के केस में जो विजिबल्स है उसमें इंडिया का नेगेटिव बैलेंस है, मतलब हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट कम करें, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे हमारा नेगेटिव बैलेंस है, सामान हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में भेज नहीं रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव बैलेंस है। बट जो सर्विसेज है वहाँ पे हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। इसलिए देखिए इंडिया के लोग बाहर जा करके काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सर्विसेज में इंडिया का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस रहा है, ठीक है। प्रॉफिट डिविडेंड इंटरेस्ट में यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव बैलेंस है, बट ट्रांसफर पेमेंट में पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि वन टाइम ट्रांसफर है, तो गिफ्ट्स मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस ही देखने को मिलेगा। बट जब कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सारा पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू गाइस आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। तो एफडीआईज एफपीआईज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव बैलेंस, लोन में भी पॉजिटिव बैलेंस है क्योंकि पैसा आ रहा है यहाँ पे, बैंकिंग कैपिटल में भी पैसा आ रहा है, तो यहाँ भी पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिलेगा। अब एक टर्म आपको पता होना चाहिए, टर्म का नाम है रिजर्व सेल, ठीक है। तो रिजर्व सेल का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब आपका डेफिसिट है, तो अब वो डेफिसिट का भरपाई करने के लिए आप लोन लेंगे। तो लोन आप कैसे ले सकते हैं, आप आईएमएफ से लोन ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल बोरिंग्स कर सकते हैं, या ये आपके पास में एक जरिया होता है, या फिर दूसरा जरिया ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कैड इज टोटली फंडेड थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, आईएमएफ ये सबसे या तो आपने लोन ले लिया, या तो कंट्री में सेल इट्स फॉरेक्स टू करेक्ट बीओपी डेफिसिट, या तो हर एक कंट्री का कुछ फॉरेन रिजर्व्स होता है। जो फॉरेक्स वाला वीडियो है मैंने डाला ऑलरेडी, आप वो फॉरेक्स वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हर एक कंट्री का फॉरेक्स होता है, कुछ फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, जहाँ पे जैसे अभी करेंटली इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व्स है वो करीबन 700 बिलियन डॉलर के आसपास है। सबसे ज़्यादा फॉरेक्स किसी के पास है, दैट इज चाइना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, चाइना का तो 6,000-7,000 के आसपास है, अभी समथिंग कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो हर एक कंट्री का फॉरेक्स होता है, तो आप फॉरेक्स से पैसे निकाल करके फिर आपको फॉरेक्स से डॉलर निकालना होगा, उसे बेचना होगा, फिर जाकर के वो डेफिसिट मेंटेन होता है। जनरली कंट्रीज ट्राई करती है कि वो अपने फॉरेक्स के बैलेंस के साथ में छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि वो बैलेंस ही मुसीबतों के टाइम पे काम आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि या तो आईएमएफ से लोन ले लीजिए, या तो अपना फॉरेक्स बेच करके बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को मेंटेन कीजिए। बट आपको करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि आप नहीं करना इज नॉट एन ऑप्शन, करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो व्हेन देयर इज शॉर्टफॉल द आरबीआई सेल्स फॉरेन करेंसी, ठीक है। इसी को हम लोग रिजर्व सेल कहते हैं, कि आपने फॉरेन रिजर्व से निकाल करके, फॉरेक्स से निकाल करके जब अपने करेंसी को डॉलर वॉलर को बेचा, ठीक है, तो उससे आपने डेफिसिट की भरपाई की, दैट इज नॉन एज रिजर्व सेल, ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस और एक होता है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा जो डेफिसिट है, उसके ब्रिज को उसके गैप के बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट के गैप को ब्रिज करने के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसे हम लोग एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो अभी मैंने आपको बताया था, फॉरेक्स का सेल वेल वाला, ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आया, उसे आप भरपाई करने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसे हम लोग एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। बट ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी ट्रांजैक्शन करे, कुछ भी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट को, मतलब कोई भी हम लोग ट्रांजैक्शन करें और वो ट्रांजैक्शन करने का एक्चुअल पर्पस हमारा प्रॉफिट करना होता है, कि हम कुछ प्रॉफिट उससे अर्न करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को बेसिकली मेंटेन करना इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है उस ट्रांजैक्शन को करके कुछ प्रॉफिट कमाने का, ठीक है। तो उसे हम लोग ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कहते हैं, ये बात पता होना चाहिए। जब हम ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के लिए और फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन।
ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन का दूसरा नाम अबव द लाइन ट्रांजेक्शन भी है, और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का दूसरा नाम बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन, ये बात पता होना चाहिए। अब यूपीएससी में कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो वो क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। 2014 का यूपीएससी का पेपर में क्वेश्चन आया था कि विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है करंट अकाउंट के अंदर। देखिएगा, भूलिएगा मत, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, करंट अकाउंट में हमने देखा था विजिबल्स और इनविजिबल्स, तो विजिबल्स के अंदर में आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड को विजिबल्स कहते हैं, तो ये आपका करंट अकाउंट में आएगा। दूसरा फॉरेन एसेट्स कुछ भी क्रिएट करें तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, तो ये करंट अकाउंट में नहीं आएगा। तो 2 हटा तो हमने ये काटा और 1 to 4 काटा, तो या तो 1 होगा आंसर या तो 3 होगा। अगर हम लोग बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स देखेंगे तो नॉर्मल सा बात है, करंट अकाउंट में विजिबल्स इनविजिबल्स दोनों आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1 and 3 होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स आता है कि नहीं आता है, यहाँ तक आपको पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी, बट एक चीज याद रखिएगा कि स्पेशल ड्राइंग राइट इज नॉट द पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट, बट स्पेशल ड्राइंग राइट का बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड डाल दिया, देख लीजिए इसे, कि एसडीआर इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। फॉरेक्स का पार्ट होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगर आपको एसडीआर के बारे में जानना है तो आप मेरे आईएमएफ वाले वीडियो में जाकर के उसे देख सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैंने स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर हो गया, आईएमएफ के कोटा हो गए, ठीक है। उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आईएमएफ से रिलेटेड है वो सब कुछ मैंने कवर करवाया है। तो एसडीआर इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स ऑफ अ कंट्री, देयरफॉर एन इंक्रीज इन इट्स होल्डिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी में एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों की बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट अ बेटर पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स अ बेटर पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद द रीसेट ऑफ द वर्ल्ड देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। और दूसरा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल्स एंड इनविजिबल्स, ठीक है, वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो विजिबल्स इनविजिबल्स दोनों नहीं आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में बस विजिबल्स आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें इनविजिबल्स नहीं आता है। तो रीजन राइट है। और पहला वाला भी अगर आप पढ़ेंगे तो पहला वाला भी स्टेटमेंट जनरल लग रहा है, इसमें मतलब ईजी है, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना, ठीक है, एक साल के अंदर में हमने ऑलरेडी देख लिया इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली, मतलब बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2013 में, ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड था ये भी, कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, हम लोग जो डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं उस इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, क्या चीज़ के लिए हम लोग बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। तो इसका आंसर यूपीएससी ने दिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रॉन्ग हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे बेसिकली डिसाइफर नहीं कर पाए थे कि मतलब बेसिकली पर्पस क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। बहुत लोगों ने ये मार्क किया था कि एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसे एडजस्ट करना ही डेफिसिट फाइनेंसिंग का बेसिकली पर्पस है। बट यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन का बेसिकली पर्पस ये था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, कि अगर कंट्री का डेफिसिट है और उसे हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी भी डेफिसिट आती है और उसे फाइनेंस किया जाता है कोई भी तरीके से, तो अल्टीमेटली यही गोल होता है कि हम इकोनॉमी को कितना डेवलप कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही, इकोनॉमी का ग्रोथ और इकोनॉमी का डेवलपमेंट ही हमारा हमेशा फोकस होता है। तो यही इसका आंसर है। इसका आंसर वन ओनली होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होता है, वो तो मैंडेटरी कंडीशन है कि करना ही पड़ेगा, वरना रिजर्व सेल हो जाता है, वरना कंट्रीज का बस चले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे। तो इसी के साथ में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का सब कुछ देख लिया है। इसके अलावा कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ नहीं आया क्वेश्चन, घुमा फिरा करके इसी के ऊपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर साल। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए दोस्तों, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप व्योधम आईएएस के चैनल में जाकर के, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और कुछ भी डाउट्स वाउट्स होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये सीरीज़ के साथ में इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ वीडियोस और पेंडिंग है, तो वो मैं धीरे धीरे करके डाल दूंगा। बेसिकली टारगेट है कि 10-15 दिन के अंदर में आप बेसिकली इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट पाएंगे, ठीक है। तो आपको रिवीजन करने में, फास्ट रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, और प्रॉपर तरीके से आप इकोनॉमिक्स का पोर्शन अपना राइट कर दें। रीजन बीइंग कि इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 15-20 क्वेश्चंस आना फिक्स है, 20 क्वेश्चंस आना, 1/5 ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना ही बेटर होता है, ठीक है।